हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम एमकॉम के पेपर इग्नू के डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसमें भी स्पेसिफिकली अभी आज हम न्यूमेरिकल पोर्शन डिस्कस करेंगे। उसके बाद अभी हम फिलहाल जून 18 से शुरू कर रहे हैं। जून 18, दिसंबर 18, फिर 19, 20 के हम सारे पेपर्स वन बाय वन डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। थ्योरेटिकल के लिए अभी मैं बात नहीं कर रहा, बिकॉज अभी जो मेरे पास रिक्वेस्ट आई है वो न्यूमेरिकल के लिए आई है। और ये आपके जो अगर कुछ फ्रेंड्स एमबीए वगैरह भी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये काम आ सकता है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन नंबर 6 से हम डिस्कस करना चाहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, कैलकुलेट करना है हमारे को क्या, ग्रॉस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ठीक है ना, तो अब आपको पता होना चाहिए कि ग्रॉस और नेट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है, अब हमारे को क्या है, अब देखिए 12 मार्क्स का ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, और बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हमारे को ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए जब जब भी आप जैसे अब आप मास्टर्स कर रहे हैं कॉमर्स में, तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि जैसे कि भाई जो एक फैक्ट्री होती है उसमें 3 प्रोसेस में मटेरियल हमारे पास स्टोर होता है। कैसे सर, तो एक तो रॉ मटेरियल की फॉर्म में, एक वर्क इन प्रोग्रेस मतलब ऐसा काम होता है जिस पे कुछ मटेरियल भी लग चुका, कुछ लेबर ने भी काम कर लिया और कुछ ओवरहेड्स भी लग गए, बट वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हुआ। और फिर कुछ होता है हमारा फिनिश गुड्स। ठीक है ना, तो ये तीनों चीज़ें आपको अपने वर्किंग कैपिटल में शामिल करनी है। ठीक है, फिर अब फिनिश गुड्स बन गया, कुछ को आपने कैश में सेल कर दी, कुछ को आपने क्रेडिट में सेल करी, तो जो क्रेडिट में सेल करी वो भी आपका एसेट बन गया, डेटर। ठीक है ना, ये सब मैं आपको चाह रहा हूँ कि टर्मिनोलॉजी से आपको पता होनी चाहिए कि सर डेटर्स कौन होते हैं, क्रेडिटर्स कौन होते हैं। ये क्रेडिटर्स मतलब होता है जिनसे आपने माल खरीदा है उधार में, वो आपके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चलिए तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि भाई सर ग्रॉस वर्किंग कैपिटल क्या है, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है। रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस में ये जो तीनों चीज़ें हैं, रॉ मटेरियल, ठीक है ना, ये आपको सब कुछ लिखना है स्पेसिफिकली कि कैलकुलेशन या कॉम्प्यूटेशन ऑफ ग्रॉस वर्किंग कैपिटल प्रॉपर पूरी तरीके से लिखना है। बिकॉज मैं तो आपको सिर्फ सिस्टमेटिकली एक कॉन्सेप्ट्स बता दूंगा, बट आपको एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अपनी कॉपी में वर्किंग नोट बनाने हैं, नोट्स बनाने हैं, जिससे कि आप एग्जाम से पहले उसको पढ़ सकें और रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो अब आपने रॉ मटेरियल ऐड कर दिया, वर्क इन प्रोग्रेस ऐड कर दिया, फिनिश गुड्स को ऐड कर दिया स्टॉक पे, डेटर को ऐड कर दिया, कैश एट बैंक को ऐड कर दिया। ठीक है ना, अब जब आप इसका टोटल करेंगे तो मैं आपको मार्क कर देता हूँ ये सारा आपका। ठीक है ना, 8 लाख, 3 लाख 80, 70, 7 लाख, 9 लाख, 20 लाख, 3 लाख, इस सब को अब अगर आप ऐड करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 51,50,000। ठीक है, मैंने आपके लिए कैलकुलेशन कर ली है, इसलिए आपको कैलकुलेटर ले जाना अलाउड होता है, आप भी उसको आसानी से ये चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब एक तरीके से आपके 6 मार्क्स तो हो गए। अब अगर हम बात करें व्हाट इज़ नेट वर्किंग कैपिटल, तो फ्रेंड्स नेट वर्किंग कैपिटल को निकालने के लिए अब आपके पास ग्रॉस वर्किंग कैपिटल तो आ गई, तो ग्रॉस वर्किंग कैपिटल में से आप माइनस कर देंगे जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं। तो लाइबिलिटीज़ क्या है, एक तो क्रेडिटर्स वालों को पैसा देना है 4 लाख रुपए का, और कुछ उधार वेजिस है लोगों की, एम्प्लॉयज़ की, और जो काम करते हैं आपके पास, तो 20,000 रुपये उनके देने हैं। तो 51,50,000 में से आपको 4,20,000 रुपये माइनस करने हैं, तो जो नेट फिगर आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 47,30,000। ठीक है ना, तो ये आपकी क्या हो गई, नेट वर्किंग कैपिटल। तो बस आपको इस क्वेश्चन में इतना करना था और आपके 12 मार्क्स जो हैं वो सिक्योर हो जाते हैं। ठीक है, सिंपल सा है फ्रेंड्स। देखिए हमने 4-5 मिनट लगाया, मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स बता दिया, आपको कैलकुलेशन बता दी, तो इससे अच्छा सिंपल कोई तरीका नहीं हो सकता कि हम पेपर को सॉल्व कर सकें और अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और दे रखा है, ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बट अगर हमारे को नहीं पता होगा तो अगर हमारे को फॉर्मूले या जो लॉजिक्स हमारे को बता रखे हैं अगर वो नहीं पता तो हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। टेक्नो लिमिटेड इशू करा उसने 100 रुपये का फेस वैल्यू एक प्रेफरेंस शेयर्स विद अ डिविडेंड ऑफ 12%, रीपेबल आफ्टर 10 ईयर्स, द नेट अमाउंट रियलाइज पर शेयर इन 92, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। ठीक है ना, अब सर ये हमारे को तो समझ में नहीं आया, मुझे पता है फ्रेंड्स आपको नहीं आया होगा, बट कोई बात नहीं, मैं आपको ठीक तरीके से बता देता हूँ कि देखिए एक टेक्नो लिमिटेड कंपनी है, उसने क्या किया, प्रेफरेंस शेयर्स को इशू किया। ठीक है जी सर, तो क्या हो गया, अब देखिए अगर आपको पता होगा प्रेफरेंस शेयर्स और इक्विटी शेयर्स में क्या डिफरेंस होता है, तो फ्रेंड्स प्रेफरेंस शेयर्स वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनकी जो डिविडेंड है उस पर फिक्स होता है कि मतलब कंपनी को लॉस हो या कुछ भी हो पर डिविडेंड जो है वो देना ही देना है।
ठीक है, पहली चीज़। इक्विटी शेयर्स के केस में ऐसा नहीं होता, ठीक है। और अगर हम डेट की बात करें तो डेट में क्या होता है, इंटरेस्ट होता है। अब ठीक है सर, ये तो समझ में आ गया। तो अब ये क्या कहना चाह रहा है 92 और 100, देखिए फ्रेंड्स क्या होता है, उसकी जो फेस वैल्यू है वो तो 100 है, मतलब कि जब भी कंपनी 10 साल बाद पैसे लौटाएगी, क्योंकि ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स कि मैंने प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पैसा पैसा लिया आज और मैंने उनको शेयर्स दे दिए, तो अब मुझे एक समय ये भी तो आएगा कि मुझे ये अपने शेयर्स वापस खरीदने भी पड़ेंगे और उसके बदले पैसा देना पड़ेगा। तो आज उस शेयर्स के बदले में आज मुझे 92 रुपीज़ मिले हैं, और जबकि मैं जब 10 साल बाद उसे लौटाऊंगा तो मुझे 100 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपके बात समझ में आ गई है ना, ठीक है। चलिए, तो अब हम चलते हैं आगे। तो सर कॉस्ट में क्या क्या शामिल होगा, तो फ्रेंड्स मैंने आपको चीज़ बताई। एक तो देखिए ये जो आपने फंड यूज़ किया 10 साल के लिए, इसमें 8 रुपये का आपको कॉस्ट आ गया। सर 8 रुपये कैसे निकाला आपने, कि भाई 100 रुपये आपको लौटाने हैं, आज आपको 92 रुपीज़ मिले हैं, ठीक है ना। तो 8 रुपये आपकी कॉस्ट हो गई 10 साल के लिए। हाँ ठीक है सर, बात समझ में आ रही है। फिर आप हर साल 12% के हिसाब से डिविडेंड दोगे। अब डिविडेंड सर किस पे निकलता है, डिविडेंड हमेशा फेस वैल्यू पे निकलता है, ठीक है ना। तो यही आपसे एग्जामिनर चेक करवाना चाहता है कि कहीं अगर आपने 12% 92 पे निकाल दिया तो आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। और देखिए सिंपल सा क्वेश्चन 12 मार्क्स का है, तो हम इस छोटे सी वीडियो में भी 24 मार्क्स का पूरा आपका कवर करके चल रहे हैं। तो सर अब आप हमारे को इसका सॉल्यूशन भी बता दीजिए साथ साथ, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखिए करना क्या है हमारे को, देखिए अब प्रेफरेंस शेयर्स भी फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं इरिडीमेबल। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कौन से होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स वो होते हैं जिनको आपको पैसा लौटाना है, और इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका पैसा आपको कभी भी लौटाना नहीं होता है, ठीक है ना। पर हमारे पास क्वेश्चन ने बोला है कि भैया रिपेबल है तो रिडीमेबल हो गया, ठीक है ना। तो इसको हम क्वेश्चन को क्या मानेंगे, ये रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स का क्वेश्चन है, क्योंकि फ्रेंड्स जो दोनों के फॉर्मूलेज हैं वो डिफरेंट है। चलिए मैं आपको सबसे पहले अभी तो रिडीमेबल वाला है इसलिए हम रिडीमेबल का कर लेते हैं। अगर कोई इरिडीमेबल का भी आपको डाउट होगा तो स्पेसिफिकली आप पूछ लीजिएगा, या कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो अगर मैं आपसे बात करूं कि कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल टू डिविडेंड। डिविडेंड आपकी कॉस्ट है, ठीक है ना। समझ लीजिए ऊपर जो भी चीज़ आएगी वो कॉस्ट आएगी, और नीचे आएगा आपका एवरेज फंड जितना आपने यूटिलाइज किया। तो सर डिविडेंड कॉस्ट होगी, प्लस अब आप क्या करेंगे, आपको कितना पैसा लौटाना है, 100 लौटाना है। चलिए मैं आपको अभी फॉर्मूला ही लिखवा देता हूँ, रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, और ये जो फंड है आपने कितने साल के लिए यूज़ किया, ठीक है ना। अब अगर आप इसको लिखते जा रहे होंगे फ्रेंड्स तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है ना, जिससे फिर मैं आगे जब इसको रब कर दूंगा तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ सर, डिविडेंड दिया प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड अपॉन एन। एन का मतलब क्या होता है यहाँ पर, कितने साल के लिए हमने वो फंड को यूज़ किया। अब एवरेज फंड कितना हमारे पास रहा, नेट प्रोसीड इतना, नेट प्रोसीड प्लस रिडीमेबल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2, तो एवरेज फंड हमारे पास इतना रहा, ठीक है ना। अब देखिए फ्रेंड्स ये आपको थोड़ा सा समझना होगा कि कहाँ माइनस हो रहा है कहाँ प्लस हो रहा है। देखिए मैंने आपको लॉजिक से समझाना चाहा कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज कॉस्ट आ गई, कॉस्ट में क्या क्या, और नीचे फंड कितना यूटिलाइज हुआ। आपको प्लस माइनस याद करने की कभी भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए सर तो बस अब आपको कुछ भी नहीं करना फ्रेंड्स, 12 रुपये प्लस 100 माइनस 92 डिवाइडेड बाई 10 डिवाइडेड बाय 92 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब ये आपने लिख लिया है, प्लीज़ मुझे, मैं समझ रहा हूँ फ्रेंड्स आपने लिख लिया होगा, अगर मैं रब भी कर दूँ तो आप स्टॉप करके उसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब क्या होगा, इसका आंसर क्या आ जाएगा फ्रेंड्स। अभी आपने देखा था डिविडेंड आ गई थी, तो 12 रुपीज़ की डिविडेंड आ गई, प्लस ऊपर में 8 बचा 10, और नीचे कितना बचा आपका, नीचे बचा आपका 92 प्लस 100 डिवाइडेड बाई 2 कितना आ जाएगा 96, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 12.80 डिवाइडेड बाई 96। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 13.33%, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। तो इसी के साथ देखिए हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। तो देखिए 24 मार्क्स के जो हमने न्यूमेरिकल्स थे वो शॉर्ट कंप्लीट कर लिए, और हमारे को इसमें पूरे नंबर मिलेंगे फ्रेंड्स। और इवन आप ये देख सकते हैं कि हमने 10 मिनट्स के कॉन्सेप्ट के वीडियोस में हमने पूरा ये कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है।
तो जो आप लोगों को डर लगता है फ्रेंड्स, इतना ऐसा कोई बात नहीं है समझने के लिए, ठीक है ना। आगे हिंदी मीडियम का भी दे रखा है, बट मैंने आपको इंग्लिश मीडियम का करके समझा दिया है, हिंदी में मैंने आपको बताया है, तो आपको उसमें कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू ऑल। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, अगर आपको लोगों को कोई वीडियोस बनाना है, बनाने के लिए टॉपिक बताना है कि सर आप इस पे बना दीजिए, तो मैं उस पर पहले वीडियो कंसिडर कर लूँगा, ठीक है ना। अभी तो मैं अपने हिसाब से बना ही रहा हूँ। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट है कि सर आपको इस क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर डी बताना है, 7 बताना है, 6 बताना है, तो आप स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट करके कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।